1962 में फिल नाइट ने बिजनेस स्कूल को बस कुछ समय पहले ही पास किया था। वे शर्मीले और एक बुरे सेल्स पर्सन थे, लेकिन उन्होंने इन प्रॉब्लम्स को अपने विजन को फॉलो करने से नहीं रोकने दिया। फिल अमेरिका के लिए जापानीज रनिंग शूज इंपोर्ट करना चाहते थे और जापानी कंपनी ओनित्सुका के द्वारा बनाए जा रहे टाइगर ब्रांड को वो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे। स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल में रहते हुए उन्हें यह आइडिया पहली बार आया। उस समय ना तो उनके प्रोफेसर्स ने, ना ही क्लासमेट्स ने और यहाँ तक कि उनके पिता ने भी उनको इस आइडिया के लिए सपोर्ट नहीं किया। लेकिन इस बात ने फिल को नहीं रोका। उन्होंने पैसिफिक एरिया में ट्रैवल करके जापानीज बिजनेसमैन से भरे कमरे में अपना बोल्ड प्रपोजल प्रेजेंट किया। फिल को अपने प्रपोजल के सफल होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब ओनित्सुका के सीईओ ने उन्हें बताया कि उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी और उनसे पूछा कि उस कंपनी का नाम क्या है जिनके साथ वह काम करेंगे, तो फिल चकित रह गए। फिल पूरी तरीके से तैयार नहीं थे। उन्होंने ब्लू रिबन का नाम बोल दिया। ओनित्सुका ने बिजनेस को शुरू करने के लिए फिल को टाइगर ब्रांड के 300 जोड़ी जूते भेजने के लिए तैयार हो गए। अगले कई महीनों में फिल जापानी जूतों को अपनी कार के ट्रक से बाहर निकालकर बेच सकते थे। ओनित्सुका के साथ डील शुरू होने के बाद फिल ने वर्ल्ड टूर किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने जो चीजें देखी और एक्सपीरियंस की, उससे उन्हें बहुत प्रेरणा मिली। उन्होंने कल्चर्स को समझा, उनके बारे में उन्होंने जो कुछ भी सीखा उसने बाद में उनके जीवन को इन्फ्लुएंस किया। जब फिल बिल के साथ दौड़ना सीख रहे थे तो वे अपने कोच के अनऑफिशियल जूतों से एक्सपेरिमेंट करने वाले मॉडल थे। बिल हमेशा यह देखने के लिए प्रयोग करते थे कि जूते में थोड़े चेंजेस कैसे उनके एथलीट्स के परफॉर्मेंस को प्रभावित करेंगे। ऐसा करने के लिए वे जूतों को अलग अलग करके फाड़ देते थे और उन्हें जो कुछ भी सही लगता था उस मटेरियल को यूज करके उस जूते को एक जरूरत की तरह संपत्ति बना देते थे। उनका प्राइमरी गोल जूतों को जितना हो सके उतना हल्का बनाना था। यह एक फीचर है जो बाद में नाइकी ब्रांड का ट्रेडमार्क बन गया। बिल इस गोल के साथ इतना ऑब्सेस थे कि उन्होंने एक बार चमड़े की बजाय जूतों के हल्के पेयर्स बनाने के लिए मछली की स्किन को यूज किया था। जब फिल जापान से लौट आए तो वह बिल से मिलने गए और उन्होंने अपने साथ ब्लू रिबन में पार्टनर बनने के लिए कहा। बिल सहमत हो गए और इससे फिल का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। उन्होंने विश्वास करना शुरू किया कि उनका क्रेजी आइडिया कुछ कर सकता है। दरअसल उनका कोऑपरेशन सफल रहा। 1971 में यह डिसीजन लिया गया कि कंपनी ओनित्सुका के जूते बेचना बंद कर देगी और अपना खुद जूता बनाना शुरू कर देगी। हालांकि ब्लू रिबन ब्रांड इस कदम के लिए तैयार नहीं था और इसलिए सक्सेसर कंपनी को डेवलप करने की जरूरत थी। इस नए बिजनेस को खुद ब्रांड करने की बजाय फिल ने अपने वर्कर्स से इसका नाम सुझाने के लिए कहा। हैरानी की बात है कि नाइकी नाम को जेफ जॉनसन ने एक सपने में देखा था। फिल ने इस नाम को उस एक्सपीरियंस को याद करते हुए एक्सेप्ट कर लिया जो एथेंस में नाइकी के मंदिर में कई साल पहले उनके साथ हुआ था। ओनित्सुका द्वारा किए गए मुकदमे और सरकार की धमकी मिलने के बाद भी कंपनी ने डेडिकेटेड होकर प्रयास किए। फिल नाइट को 2 महत्वपूर्ण मुकदमों के द्वारा उनके करियर को खत्म करने की धमकी मिली थी। पहली बार 1973 में ओनित्सुका ने जापान में ब्लू रिबन पर कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा दायर करने का प्रयास किया। एक उल्लंघन जो तब हुआ जब ब्लू रिबन ने नाइकी के जूते का उत्पादन और वितरण शुरू कर दिया। इस जानकारी के साथ तैयार फिल ने अपनी नई कंपनी नाइकी को बनाने पर फोकस किया। आखिरकार मुकदमे के परिणाम स्वरूप फैसला ब्लू रिबन के हक में गया। जज ने कहा कि उनका डिसीजन इस बात पर आधारित था कि दोनों कंपनियों में से कौन सी कंपनी ईमानदार थी और इस विशेष मामले में ब्लू रिबन ज्यादा ईमानदार निकली। ओनित्सुका को नुकसान का पेमेंट करने का आदेश दिया गया था। यह फिल और उनके काम के लिए इतना बड़ा खतरा था। दूसरा खतरा 1977 में आया जब नाइकी को बताया गया कि उसको सरकार के $25 मिलियन का भुगतान करना है। समस्या तब शुरू हुई। उनके कॉम्पिटिटर केट्स और कन्वर्ज ने मिलकर अमेरिकन सेलिंग प्राइस लॉ पर एक अनक्लियर कस्टम लॉज ढूंढा, जैसे कुछ प्रकार के जूतों को काफी अधिक कस्टम देनी होती है। उन्होंने नाइकी पर इसका उल्लंघन करने का आरोप लगाया, लेकिन फिल बिना लड़े हारने वाले नहीं थे। उनका मानना था कि नाइकी निर्दोष था और इस एटीट्यूड ने तनावपूर्ण स्थिति में भी फिल की मदद की। हालांकि फिल हमेशा यह नहीं जानते थे कि कैसे जीतना है, पर वो जानते थे कि उन्हें हारना नहीं है। वो अपने पिता को निराश करने से थोड़ा डरते थे और थोड़ा इसलिए भी डरते थे क्योंकि उन्होंने सोचा था कि काम एंटरटेनिंग और मीनिंगफुल होना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन ने उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें एक पैसिव लाइफ जीने से बचना चाहिए जो बस यूं ही एंड हो जाए। इसलिए फिल को पता था कि पब्लिक नाइकी की कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद कर सकती है। अपने व्यापार को मनोरंजक और इंटरेस्टिंग बनाए रखने की उनकी इच्छा ने उन्हें ऐसा करने से रोक रखा था। संक्षेप में फिल ने अपने बिजनेस को ग्रो और डाई के अकॉर्डिंग चलाया था। इसका मतलब था कि वे पैसे से अलग थे
और वे अपने एम्प्लॉयज़ को मामूली सैलरी देते थे। सभी प्रॉफिट बिजनेस में इन्वेस्ट हो जाते थे, जिससे उनकी बढ़ने में मदद हो रही थी। अपनी शुरुआत के बाद से ही नाइकी ने एक कंपनी के रूप में वैसे ही इंटीग्रिटी और एनर्जी के साथ चैलेंजेस का सामना किया, जैसे फिल ने हमेशा हर एम्प्लॉयज़ को रखने को कहा था। यही एटीट्यूड है कि जिसने उनके कस्टमर्स को हर सिचुएशन में उनसे लॉयल्टी मेंटेन करवाई है। नाइकी अब अपने फैक्ट्री वर्कर्स के लिए बेहतर लेबर स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। फिल सभी नाइकी के स्पॉन्सर्ड एथलीट्स को लोगों के रूप में देखते हैं, ना कि केवल प्रोडक्ट्स के बेचने वाले चेहरों की तरह। इन रिलेशंस के कारण कई नाइकी स्पॉन्सर्ड एथलीट फिल के पर्सनल फ्रेंड्स बन गए हैं। उदाहरण के लिए जब फिल के बेटे की स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो हर नाइकी एथलीट ने संवेदना देने के लिए कुछ ना कुछ लिखा या वो वहाँ पे आए। बाद के वर्षों में विशेष रूप से एक एथलीट टाइगर वुड्स फिल के अच्छे दोस्त बन गए। सिर्फ कुछ ही ग्लोबल कंपनियों के पास नाइकी जितना बड़ा दिल है दोस्तों। शू जाइंट नाइकी की कहानी मामूली शुरुआत और क्रेजी आइडियाज़ की कहानी है। इस कंपनी का वर्ल्ड वाइड फेम हासिल करने का तरीका दिखाता है कि यदि आप अपने आइडियाज़ पर विश्वास करते हैं तो कुछ अलग सोचें और अपनी वैल्यूज़ के प्रति सच्चे रहें। आप जो हासिल कर सकते हैं उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है दोस्तों। नाइकी कंपनी कैसे टॉप ब्रांड बना, वर्ल्ड का सबसे फेमस ब्रांड बना